हाँ तो नमस्कार। हम मान लेते हैं कि अगर 80 ऑब्जेक्टिव हमारे एग्ज़ाम में आएंगे सोशल साइंस में, तो हमारे लगभग 20 ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ज्योग्राफी के। हालांकि आपको बनाने 40 ही हैं, लेकिन 80 में से 20 ऑब्जेक्टिव आपके ज्योग्राफी के रहेंगे। और कहते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 3 क्वेश्चन 2 अंकीय हो जाएंगे और 1 क्वेश्चन 4 अंकीय। तो टोटल 6 4 10 लगभग 30 अंक का ये वीडियो आपका हो जाता है। यानी हम एक ही क्लास में पूरा ज्योग्राफी देखने वाले हैं। ज्योग्राफी से ना तो कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना तो कोई सब्जेक्टिव छूटेगा। लेकिन हाँ, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लग सकता है कुछ लंबा समय। तो आप इस वीडियो को समय दीजिए और 30 नंबर बिना किसी कन्फ्यूज़न के आपको मिलेगा। हम इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे हम आपको 2 अंक के प्रश्न बताएंगे, उसके बाद 4 अंक के प्रश्न वही बताएंगे जो पेपर में आने की लगभग 80% संभावना है कि वही प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है प्यारे साथियों कि कोयला पूछा जाएगा किस प्रकार का संसाधन एक और नवीकरणीय होता है। ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन होता है, पुनः पूर्ति योग्य होता है। ये पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी है 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए। आगे हमारा आता है कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर तक सीमा क्षेत्र अपवर्ज्य आर्थिक क्षेत्र होता है। याद रखिएगा 200 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। 19.2 किलोमीटर। याद रखना है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। अगला है उत्पत्ति या उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल है, तो 29% पर स्थल है और 71% पर यहाँ जल पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का सुझाव कब और किस क्लब के द्वारा दिया गया। तो देखिए क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में दिया गया। क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में। अगला प्रश्न आता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम में 1972 में। अगला प्रश्न आता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 6 जून को। नेक्स्ट है, देखिए हमने क्या किया, इसको हमने बढ़िया से डिजाइन किया है। सारा ऑब्जेक्टिव एक तरफ कर दिया, सारा सब्जेक्टिव 2 नंबरिया एक तरफ, सारा 5 नंबरिया एक तरफ। तो इसके बाद आपको मिलेगा 2 अंक, फिर मिलेंगे 5 अंक। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सेमू सर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमू सर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, 1997 में न्यूयॉर्क में। अगला आता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित और कब हुआ, 1902 में जोहानसबर्ग में। नेक्स्ट आता है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो 2009 में हुआ था। कहाँ पर प्यारे बच्चों, तो कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क में। दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है, याद रखिएगा खनिज है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का सीमित है। अगला हमारा आता है कि दूषित जल के द्वारा किसके अस्तित्व को खतरा है, तो आंसर खोज के मारना है आपको, मछली तथा सभी जलीय जीव। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो एक नवीकरणीय होता है। लोहा कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड है। राजस्थान में किस प्रकार की मृदा विस्तार है, तो मरुस्थलीय मृदा है। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रिन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा है ना। महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा है ना। प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। तो ऐसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला हमारा आता है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चारागाह है, 3.8%। भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वतीय विस्तार है, 30% पर। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती है, उत्तराखंड में। कपास की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है। हाँ, अगला हमारा क्या आता है कि लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.0 से 6.8 तक, 6.0 से 8.0 तक। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से हुई। भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 22% पर। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपका गलती नहीं होगा, बस आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। भारत के राष्ट्रीय
उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? 13.7%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है ना कृषि कार्यों में संलग्न है? 53.8%। भारत में कितने प्रतिशत है ना भूभाग पर वन है? तो 23.54% है ना। मृदा के मुख्यतः कितने घटक हैं? 5 घटक हैं, लेकिन मृदा 6 प्रकार के होते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। केंद्रीय मृदा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1953 में, लेकिन वन्य जीव अगर पूछा जाए, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में। भारत में कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर कृषि की जाती है? 48.83। बिहार में जलोढ़ मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दियरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की परतें है ना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की नई परतों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना % भाग महासागर में निहित है? 96% है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? नेहरू ने कहा। पर बच्चों पूरे यूट्यूब पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी, एक ही वीडियो में पूरा ज्योग्राफी समाप्त। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्राणियों के शरीर में कितना % जल है? 65%। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रता बढ़ी है? आर्सेनिक की, है ना। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया? 1986 में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। संसार का सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। पीने लायक मीठे जल की उपलब्धता कितनी है? लगभग 2.5% मात्र। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ? 2003 में हुआ। अगला हमारा आता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर और कितनी ऊंचाई पर है? सतलज नदी पर 226 मीटर पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है। किस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। नेक्स्ट आता है कि भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सिंचाई में होता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है ना? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेयजल मिशन का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पेयजल मिशन का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राष्ट्रीय जल संसाधन का विलय राष्ट्रीय जल नीति में कब हुआ? तो 9 सितंबर 1987 को। 9 सितंबर 1987 को। नेक्स्ट आता है कि 2001 तक कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27। बिहार में पूछा जाए तो 7%। किस राज्य में सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश में। लगभग मेरे बच्चों 99% यहाँ पर आंसर आपको शुद्ध मिलेंगे। अगला आता है कि वन्य जीव एवं संरक्षण की दृष्टि से वनों को बांटा गया 3 वर्गों में। ओरिजिनल बुक से आपको सारे क्वेश्चंस निकाले गए हैं, कोई मॉडल पेपर का नहीं है। अगला, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो वेटलैंड कन्वेंशन। कौन सा जीव भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जीव। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या होता है? तो मोर होता है। मैंग्रोव्स का वन सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? सुंदरबन में। टैक्सोल का उपयोग होता है तो याद रखिएगा कैंसर में। चरक का संबंध किससे है? भारत से है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा रभना। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? मैं लाड लो तो बाघ है सर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कब और कहां बनाया गया? 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में, है ना। बाघ के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके सहयोग से स्थापित किए गए? यूनेस्को को। भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। मैग्नीज किस खनिज का उदाहरण है? लौह खनिज का। अभ्रक किस खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज का। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? लोहे को। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लोहा उत्पादन करता है? 20%। वर्तमान में 38.11%। अगला आता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइड। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन, है ना। बिहार झारखंड देश का कितना % अभ्रक उत्पादन करता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर,
चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ होता है? भारत में। झारखंड का अभ्रक सर्वोच्च कोटि का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बंगाल रूबी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं? कृषि को। तो मेरे लाडलो, कृषि को कहते हैं। अगर ऐसे आप पढ़ लेते हैं ना, कभी आपका गलती नहीं हुआ कोई भी प्रश्न। अगला आता है हमारा कि भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। नेक्स्ट है कि पहली सफल आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में, है ना। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता में है, मेदिनीपुर में। नेक्स्ट हमारा बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में है? सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने कल मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। बोकारो प्यारे बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। आज सुबह ही मैंने मिस्टेक किया, सॉरी बच्चों। मैंने टिस्को बताया था, बोकारो आंसर होता शायद, है ना। नेक्स्ट हमारा कि पेट्रो रसायन का उद्योग, है ना। पेट्रो रसायन उद्योग प्यारे बच्चों ये है हमारा उपभोक्ता उद्योग, एग्जाम में आता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, MIC का। नेक्स्ट है सिंदरी कहाँ पर है? झारखंड में। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्या आता है कि भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। भारत में सबसे पहली सफल लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी टिस्को। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटस्टैंडिंग में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, पहला निजी, दूसरा सार्वजनिक। पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1918 में, फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में। भारत में सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में किसके द्वारा की गई? तो काबस जी नाना भाई के द्वारा, या फिर नाभर होता है, काबस जी नाभर ऐसे कुछ होता है ना। तो भारत में सूती वस्त्र मिल, है ना, केलिको की स्थापना कब हुई? 1863 में। अगला हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि देश की पहली रेडीमेड सूती वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित की गई? तो है ना एट्टीवरम पलायल में, है ना। एट्टीवरम पलायम में। अगला आता है कि सूती वस्त्रों की महानगरी किसे कहते हैं? मुंबई को। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। मैनचेस्टर का मतलब होता है जहाँ पर कपड़ा उद्योग ज़्यादा हो। भारत में जूट की पहली, है ना, भारत में जूट की पहली सॉरी प्यारे बच्चों, पहली मिल कोलकाता के किस स्थान पर हुई थी? तो रिसरा में। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। नेक्स्ट है वर्ष 1930 में, है ना, मदोरा में स्थापित सबसे पुरानी चीनी मिल थी बिहार, प्यारे बच्चों, सबसे पुरानी। अगला हमारा आता है कि बड़ाकर आयरन वर्क की स्थापना कब हुई? 1874 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की? 1907 में, जमशेदजी टाटा ने। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है? अगला प्रश्न हमारे सामने आता है मेरे लाडलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1923 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कभी? 1919 में, बरनरपुर में। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ की स्थापना 1957 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी 1959 में। राउरकेला इस्पात उद्योग संयंत्र जर्मनी की सहायता से बना था उड़ीसा में 1959 में। एग्जाम में आएगा कि राउरकेला कहाँ है? जर्मनी में, सॉरी कहाँ है? उड़ीसा में। किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट आता है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र 1972 ईस्वी में किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो सोवियत संघ रूस के। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में कितने बॉक्साइट का उपयोग होता है? तो 6 टन। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 1 टन मैग्नीज नहीं है यहाँ पर, 1 टन एल्युमिनियम बनाने में 6 टन बॉक्साइट लगते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में पहला उर्वरक कारखाना 1906 में कहाँ खोला गया? तो सिंदरी, तात्कालिक बिहार। अगला आता है देश में पहला कीटनाशक दवा DDT कारखाना 1954 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो दिल्ली में। भारत में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में खोला गया, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग का पूरा नाम क्या है? तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है भारत में डीजल इंजन का निर्माण कहाँ चलता है? वाराणसी में। भारत में सवारी डब्बे, है ना, सवारी गाड़ी के डब्बे का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है चेन्नई के पेराम्बू और पंजाब के कपूरथला में।
एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? बिहार के जमालपुर में। बिहार में कहाँ रेल के पहिए बनते हैं? छपरा और हरनोत नालंदा में। भारत में मारुति उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मारुति उद्योग के लिए गुड़गांव हरियाणा प्रसिद्ध हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो को लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। पहले तो कई दिनों की टाइपिंग बुक से खोज करके निकाला गया है, उसके बाद इसे बनाया गया है, पूरे बुक का सार है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने इसका पूरा हिस्ट्री नहीं देखा है, पूरा अगर आपने ना इकोनॉमिक्स नहीं देखा, अगर पूरा आपने सिविक्स नहीं देखा है तो सबका लिंक नीचे जा करके देख लीजिए। मेरा अंतिम वीडियो है, ठीक है। तो अगला हमारा आता है कि समुद्री जहाज का निर्माण कहाँ होता है? तो कोची, विशाखापत्तनम, कोलकाता, मुंबई और गोवा में। अगला आता है कि भारत में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1940 बेंगलोर में। मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेता है? 23,000 बार। अगला आता है कि किसे दमघोटू गैस कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। अगला आता है भोपाल गैस त्रासदी में कब हुई थी और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ? 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन है? तो लेह लद्दाख, जो चंडीगढ़ से मनाली होते हुए लेह लद्दाख तक जाती है। 2400 ईस्वी पूर्व मौर्य काल में बनाई गई सड़क जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा आता है कि भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु में। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हैं? डेयरी विकास या दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब था? तो इसका दूसरा चरण था 1983 से 1984। ऑपरेशन फ्लड 2 का नामक परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो 2000 से 2001। अगला आता है कि हमारा हार्वेस्ट और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य के लिए हुआ? तो कृषि कार्य के लिए। भारत में सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला पत्तन कोलकाता था। अगला हमारा आता है कि भारत में धान का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967-68 में। विश्व में सबसे अधिक पशुपालन कहाँ होता है? भारत में। रबर किस फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का। रबर का अधिक उत्पादन कहाँ होता? केरल में। अगला आता है भारत में रबर के बीज को सर हेनरी विलियम ने ब्राजील के पेरू से लाकर कब उत्पादन किया था? 1826 में। खैर ऐसे प्रश्न इतने डीपली नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने पूरा डीपली आपको बताया है। मसालों का बगीचा हम किसे कहते हैं? तो भारत को। कौन भारत का नारियल प्रदेश है? केरल। मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश। उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट या पटसन को। भारत में सर्वाधिक कहवा या कॉफी कहाँ होता? कर्नाटक में। भारत में अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम चाय का उत्पादन कब हुआ? 1840 में। अगला आता है कि जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल का नाम खरीफ फसल। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी फसल। मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला आता है कि स्थानांतरी कृषि कहलाती है झूम कृषि। पूरा ज्योग्राफी है इसमें, इसलिए पूरे बच्चों बढ़िया से आप लोग देखेंगे। आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए भी स्किप ना करेंगे। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अगला आता है हमारा कि वर्ष 2008-9 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वर्ष 2008-9 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? लाडो ये हमारा गलत क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक है। वर्षा की सहायता है ना, वर्षा की सहायता से विकसित प्रणाली क्या है? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली का नाम है शुष्क कृषि। सफ़ेद अभ्रक को कहते हैं मस्कोवाइट। काला अभ्रक को कहते हैं बायोटाइट। और भूरा अभ्रक या हरा अभ्रक को कहते हैं फ्लोगो, है ना, क्या बच्चों क्या कहते हैं? है ना, फ्लोगोपाइट। नेक्स्ट है हमारा कन्नड़ भाषा में घोड़े को क्या कहते हैं? कुद्रे कहा जाता है घोड़े को कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट है लोह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट 3 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2, धात्विक और अधात्विक।
नेक्स्ट है हमारा कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ किस है ना जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो कहलाती है खनिज। किस खनिज में है ना किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम याद रखिएगा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? तारापुर में। कोयला ऊर्जा का स्रोत है अनवीकरणीय। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। लाख नहीं लाडलो, 20 करोड़ वर्ष पहले होगा। अगला आता है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य है झारखंड, है ना। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइड, है ना। मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है करोड़, इसमें थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो लगता है मतलब इस बार भी मुझसे गलती हो गया क्या। अगला आता है हमारा कि भारत में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? बरौनी में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। अगला आता है हमारा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है? परतदार चट्टान में। काला हीरा किसे कहते हैं? कोयला को। कोयला है ना कोयला उत्पादन में भारत विश्व का स्थान है तीसरा। भारत में पहली बार खनिज तेल का पता कब और कहां चला? 1880 में डिगबोई में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का है ना प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहां हुई? 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहां हुई? 1902 में शिव समुद्रम कर्नाटक में। देश में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? 1988 में। भारत में संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2000 में। दूरदर्शन टेलीविजन सेवा प्रारंभ कब हुआ? 1959 में। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1920 में। भारत में निजी संस्था द्वारा पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 में। ठीक है, एक एक चीज़ को आप बढ़िया से देखेंगे, चीज़ों को आप रिवीजन करते चलेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आपको हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे, 2 अंक के 5 नंबर का सभी होगा, लेकिन आप इसको बढ़िया से पहले देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों कहाँ तक हो चुका है? झूम खेती यहाँ तक हो चुका है, मुंबई हाँ यहाँ तक हो चुका है ना। चलिए, निजी संस्था द्वारा रेडियो, अगला यहाँ से आता है अभी हमारा। चलिए अब देखते हैं ऑल इंडिया 1 2 3 4 5 6, चलो बच्चों बहुत है, 4-5 पेज मात्र बचा है अब हमारा ऑब्जेक्टिव, 3-4 पेज। चलिए अगला हमारा क्या आता है? अगला आता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या रखा गया? आकाशवाणी, याद रखिएगा। ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार करोगे, लव करोगे और फिर बोलोगे सर सब विषय का ऐसा लाइए। बच्चों टाइम नहीं है उतना, कैसे लाएं अब, लेकिन आप लोग इसे बहुत प्यार करोगे क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है बच्चों। अगला हमारा आता है आकाशवाणी का व्यापारिक सेवा प्रारंभ कब हुआ? 1965 में। देश में पहली बार रंगीन टेलीविजन कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ? 1982 में, है ना। सन इन्फॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया और इंडियन न्यू परेड की शुरुआत कब हुई? 1943 में। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई, एग्जाम में आता है, मुंबई मारिएगा। अगला आता है कि आर्थिक विकास की जीवन रेखा क्या है? संचार एवं व्यापार। भारत में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है? 403। दिल्ली से कोलकाता तक जाती है NH2। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी में मिलता है। अगला है भारत का पूर्वी तटीय पतन का सहनम, भारत के पूर्वीय तटीय पतन का बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया कोलकाता में है। तूतीकोरन पतन स्थित है तमिलनाडु में। अगला आता है कांडला स्थित है गुजरात में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला कहा जाता है। अगला आता है मैं लाड लूँ कि इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम कब दिया गया? 2005 में। इंदौर पतन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। चलिए अगला आता है हमारा कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती है? 60% में। राज्य की कितनी % जनसंख्या कृषि पर है? 80%। बिहार में जूट उत्पादन की स्थिति क्या है? तो बोलिएगा सर कम हो रही है।
अगला हमारा आता है कि कोशी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1954-55 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस नगर में हुआ? वाल्मीकि नगर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिले में। बिहार में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 63-74 वर्ग किलोमीटर में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? दरभंगा में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। बिहार की पहली और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना 1874 में। एग्जाम में आता है, कब हुआ था? 1874 में। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कांवर झील को। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में। गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ? 1959 को, है ना। राष्ट्रीय पोत संस्था स्थित है पटना में। बिहार में साक्षरता दर है 61.8%। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5%। ये सभी आंकड़े प्यारे बच्चों 2001 के अनुसार होंगे, 2001 के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार में नौकरी आबादी कितनी है? 11.3%। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10.40 करोड़। ये प्यारे बच्चों 2001 का आंकड़ा या 11 का आंकड़ा है, वर्तमान का आंकड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दरभंगा के एक शहर का नाम, है ना, लोहरियासराय क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पर लौह उद्योग का कारण। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं? 12 अभ्यारण्य हैं। बिहार के रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? भागलपुर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार में बंदूक कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। अगला हमारा आता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? हाजीपुर में। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। बिहार में खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा में। अशोक पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर में। बिहार का सबसे पहली रेल लाइन कौन सा है? ईस्ट इंडिया रेलवे। स्वतंत्रता के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 4 लाख किलोमीटर। अगला आता है हमारा कि सड़क व्यवस्था की पुष्टि में से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 48.6 लाख किलोमीटर। देश में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। नागपुर सड़क योजना 1943 के अनुसार भारत के सड़कों को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 266 हैं। सबसे लंबा कौन है? NH7 है। सबसे छोटा कौन है ना? 47A सबसे छोटा मात्र 6 किलोमीटर का है। NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ग्रेन ट्रंक रोड या GT रोड की लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर, याद रखिएगा 2000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। नेक्स्ट है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज तहत योजना के तहत मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली सड़कों की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। देश में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3.38%। देश में जिला स्तरीय सड़कों की लंबाई कितनी है? 21.01%। ग्रामीण स्तरीय सड़कों की लंबाई कितनी है? 58.33%। और नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। सड़कों के घनत्व के आधार पर कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा घना है? तो केरल। केरल में सड़कें बहुत ज़्यादा है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। प्रथम रेल का परिचालन कहां से कहां तक और कितनी दूरी तक हुआ? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक चला था पहली रेल। अगला हमारा आता है कि देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 65,436 किलोमीटर। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है और इसका परिचालन कब हुआ? तो शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में। मेरे बच्चे यहाँ पर डाउट लग रहा है, वहाँ पर बताता विवेक एक्सप्रेस, यहाँ बताया शताब्दी एक्सप्रेस, को छोड़ दीजिए। और आता है रेल पटरियों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो रेल पटरियों की बीच की दूरी 1.76 मीटर होती है। रेल पटरियों की बीच की दूरी, 2 पटरियों के बीच की दूरी इतनी होती है, लगभग हम कहते हैं 1.6 मीटर होता है ना। अगला हमारा आता है कि रेल पटरी में छोटी लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर थी।
रेल पटरियों में गेज की चौड़ाई होती है 0.610 मीटर। नेक्स्ट है भारतीय रेल को कितने वर्गों में बांटा है, तो 16 में, है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है, 7172। नेक्स्ट है देश में जीवन रेखा एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ, तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1991 को। देश में कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। सबसे पहली, है ना, भूमिगत मेट्रो रेल कोलकाता से कहाँ तक चली थी, तो कालीकट से दमदम तक। कोलकाता में कालीकट से दमदम तक चली थी। नेक्स्ट है मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1959 में। भारत की सबसे पहली परिवहन नहर कौन सा है, बंकिंघम नहर। नेक्स्ट है हमारा बंकिंघम नहर का निर्माण कब और, है ना, कब और कहाँ हुआ और कितनी दूरी तक, प्यारे बच्चों 1806 में 720 किलोमीटर तक। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1986 27 अक्टूबर। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। देश में कुल कितने बड़े और छोटे बंदरगाह हैं, 13 बड़े और 200 छोटे। नेक्स्ट है हमारा कि 1911 ईस्वी में भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक, है ना, के बीच हुई, तो इलाहाबाद से नैनीताल के बीच हुई। एयर नेशनल का, है ना, एयर नेशनल का एवरेज स्थापना कब हुआ था, 1933 में। वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 अगस्त 1953 को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1955 को। इंडिया एयरलाइंस का ब्रांड नाम क्या है, इंडियन है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की शुरुआत कब हुई, 1985 को। भारत में पहली डाक सेवा रेल की स्थापना कब हुई, भारत में पहली डाक सेवा की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड क्लाइव ने। 1766 ईस्वी में कोलकाता में प्रधान डाकघर किसने बनाया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र हैं, 8 हैं। भारत में टेलीग्राम सेवा कब से शुरू हुआ, 1851 में। भारत में टेलीफोन की शुरुआत कब हुई, 1881 में। महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना कब हुई, 1986 में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी, बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई, 1860 में। बिहार का रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में। मंदार झील कहाँ पर है, भागलपुर में, है ना। मंदार झील बांका में होगा ना जी, हाँ, मंदार झील बांका में होगा मेरे बच्चों, तो भागलपुर नहीं, सॉरी बच्चों, बांका होगा। चलिए अगला हमारा आता है, ये था हमारा प्यारे बच्चों। और एक बचा है कि राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट में है, महेंद्रू घाट में। नेक्स्ट आता है कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, पटना है। मानचित्र वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 क्वेश्चन कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने किया था। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। ये एग्जाम में आएगा पक्का, ठीक है। स्थानिक ऊंचाई मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा। नेक्स्ट है अस्तर रंजन विधि के तहत मानचित्र में नीले रंग से किसको दर्शाते हैं, तो नीले रंग से हम लोग जल को दर्शाते हैं, ठीक है। आपदा वाला भी यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन करा दिए, 8 क्वेश्चन, 8 में से मतलब आपके एग्जाम में 8 में से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, आप टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर खाली इंपॉर्टेंट दिए हम। 3 क्वेश्चन कौन कौन है कि आतंकवाद कैसी आपदा है, तो मारिएगा मानव जनित है। नेक्स्ट है ना कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, आंसर मारिएगा समुद्र में भूकंप का आना। और भूकंप कैसी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, उत्तरी बिहार। और बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी, ठीक है। अगला हमारा आता है कि, है ना, 16 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, बंगाल की खाड़ी में। और भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग। और नेक्स्ट है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ से जो लिखा है हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 9 में से 3 को आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा, ठीक है। इतना ही पढ़ लीजिएगा अच्छा से, आपदा में तो आपका 3 आ जाएगा, हम सोच के दिए हैं। चलिए अब हमारा आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। सब्जेक्टिव वाले पार्ट में देखिए हम आपको लगभग 32 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, सर हमारे एग्जाम में 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, 6 बनाना है आपको 3। हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में 3 प्रश्न यहाँ से पक्के आ जाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना ज्योग्राफी का, आप बस इसको देख लीजिए सबको। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन की परिभाषा लिखें। तो आप सबको पता है कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे वे संसाधन है। कुछ भी चीज़ है अगर आपकी ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है तो हम उसे संसाधन कहते हैं। कि जैसे कुर्सी टेबल ये सब क्या है, संसाधन है। अगला आता है
संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? देखो, नियोजन का मतलब होता है बचा कर रखना, अच्छे से, मतलब नहीं कहता है कि बचत करना सीखिए, कोई चीज़ को अच्छे से उपयोग करना सीखिए, तो नियोजन मतलब होता है अच्छे से उपयोग करना। तो क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो उत्तर देंगे जी, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। तो यही हो गया हमारा संसाधन नियोजन, है ना। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। अगला हमारा आता है कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? वही बात है, संरक्षण मतलब होता है उसको संरक्षित करना, बचाना। तो संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो देखिए, आप बोलें सर मेरा नंबर आ जाएगा? हाँ बच्चों, अगर 2 अंक के प्रश्न है, इतना लिखने से आपका नंबर पक्का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, मानव तथा तकनीकी की रचनात्मक दोहन प्रवृत्ति एकदम खत्म कर देना। कोई भी चीज को, आपको लगता है कि पेट्रोल है तो एकदम 2 महीना के अंदर पूरा देश का पेट्रोल खत्म कर देना है, तो वो क्या है? किसी भी चीज को आप दोहन कर रहे हैं, ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि मानव एवं तकनीकी की रचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, लिख दीजिएगा। अगला आता है, देखिए, सतत विकास किसे कहते हैं? देखिए, सतत विकास का मतलब होता है कि सिर्फ वर्तमान को आपको ध्यान में नहीं देना है, भविष्य को भी देना है। तो सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य को मध्य नजर रखते हुए वर्तमान में विकास किया जाए, है ना, विकास किया जाता है। इस विकास में वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसे ही कहते हैं सतत विकास। का मतलब क्या है कि देखिए, बिना पर्यावरण, देखिए आपको क्या लिखना है, सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को देख करके भी विकास किया जाए, हम उसे सतत विकास कहते हैं, जिसमें भविष्य को भी देखा जाए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि मृदा किसे कहते हैं? तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी सतह को, ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत में पाए जाने वाले मृदा के नाम लिखें। इसके बाद हमको 5 अंक के प्रश्न बताएंगे कौन सा आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो भारत में पाए जाने वाले मृदा के नाम लिखें। देखिए, भारत में, है ना, भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा होती है। पहला बताइए जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, चौथा, है ना, मृदा मरुस्थलीय मृदा, फिर मृदा पर्वतीय मृदा, फिर लेटेराइट मृदा। तो 6 तरह की मृदा होती है। देख लीजिए, यही है मृदा के प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एग्जाम में आ जाता है कि मृदा के प्रकार लिखे, तो यही आपको लिख के आ जाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मृदा की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखें। देखिए क्या लिखें कि नदियों के, सॉरी, है ना, यहाँ पर गलत हो गया, जलोढ़ होता है यहाँ पर, माफ़ कीजिए बच्चों, क्वेश्चन गलत है। जलोढ़ मृदा की परिभाषा, क्वेश्चन क्या होगा? जलोढ़ मृदा की परिभाषा लिखिए और इसके प्रकार लिखें। आंसर क्या होगा? नदियों एवं वर्षा जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, पुराना जलोढ़ है तो हम इसे बांगर कहेंगे, और अगर नया जलोढ़ है तो हम इसे खादर कहेंगे। तो जलोढ़ मृदा 2 होता है, एक होता है बांगर, दूसरा खादर। एग्जाम में पूछा जाएगा बांगर और खादर मिट्टी में अंतर लिखें, क्या लिखेंगे? देखिए, पुराना जलोढ़ या बांगर मृदा, पुराना जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजड़ी की मात्रा अधिक होती है, यह फसल के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, आगे लिखा है नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा के कण महीन होते हैं, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो जो है ना, नवीन जलोढ़ मृदा, ना, नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, और पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो खेती के लिए कम उपयुक्त है। बस इतना आपको अच्छे से लिख देना है। अगला देखिए, भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो वर्षा के जल छिद्रों से, वर्षा के धरातल छिद्रों से, सॉरी, वर्षा के धरातल छिद्रों से रिस कर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है ना। अगर वर्षा पड़ गया और वहाँ से रिस कर जमा, मतलब छिद्र से जल पानी के, मतलब इसकी मिट्टी के नीचे चल गया, वहाँ पर पानी जम गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे क्या जी? भूमि जल कहेंगे, है ना। तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या मारते हैं? कुआं मारते हैं ना आप लोग। आगे आता है बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं? ये एग्जाम में एकदम आएगा आपका, ठीक है। बहुउद्देश्य परियोजना
बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे कि बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना। क्या लिखे हमने कि बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। हो गया सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखिए आएगा है कि नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य लिखें। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो देखिए नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, बाढ़ पर नियंत्रण। दूसरा, सिंचाई। तीसरा, मछली पालन। चौथा, मृदा अपरदन को रोकना। पांचवा, है ना, पांचवा वन्य जीवों का संरक्षण। छठा, बिजली उत्पादन। सातवां, उद्योग में जलपूर्ति। पर्यटन, पर्यटन, परिवहन, मनोरंजन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है नदी घाटी के लिए। तो ये प्रश्न भी आपके MVVI प्रश्न है, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, पेपर में आने की पूरी संभावना आपको दिख रही है। अगला क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। ये आपके बिल्कुल ओरिजिनल बुक का आंसर है, ठीक है ना। क्या लिखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यटन, मानव अधिकार कार्यक्रम को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध से प्रेरित करता है। पर बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि एक लोगों का संगठन था जो वहाँ के स्थानीय लोगों को है ना, लोगों को ये बात बता रहा था कि यहाँ पर सरदार सरोवर नदी, है ना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनने के लिए मत दीजिए, इसलिए इससे आप लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, आप लोगों को घर उर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यही है हमारा, याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न MVVI प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जल संकट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हमने दिया भी है, गेस्ट क्वेश्चन में भी दिया है जल संकट। तो जल की कमी या अनुपलब्धता जल संकट कहलाती है। या फिर आप लिख सकते हैं जब वर्षा की मात्रा 20% से कम हो तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यदि वर्षा की मात्रा सामान्य से 20% कम हो तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। या फिर सीधा बात है कि जल की कमी जल संकट कहलाता है। नेक्स्ट है बिहार में नदी घाटी परियोजना के नाम लिखें। तो बिहार में नदी घाटी परियोजना के नाम निम्नलिखित हैं, कौन कौन से बताइए? पहला सर जी सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये 3 नदी घाटी परियोजना हमने लिख दिया। चलिए और भी होगा। अगला आता है हमारा कि जल संसाधन के, है ना, जल संसाधन क्या है, इसके क्या उपयोग हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जल संसाधन क्या है पर यहाँ पर लिखना पड़ता ना, है ना। जल संसाधन क्या है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, है ना। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल एक क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। देखिए संसाधन तो हम पहले बता दें जो भी आपके उपयोग में आ जाए, दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करें हम उसे संसाधन कहते हैं। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। इसके क्या क्या उपयोग हैं? तो इसके उपयोग कौन कौन से हैं? तो पहला है पीने के लिए, तो पेयजल या पीने के रूप में जल को उपयोग करते हैं। दूसरा कपड़ा या बर्तन धोने के लिए करते हैं। तीसरा खेतों में सिंचाई करने के लिए करते हैं। चौथा मछली पालने में। पाँचवा विद्युत उत्पादन में। तो जल का हमने देखा कि इतना उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला हमारा आता है कि, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का कारण लिखें। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या होता है कि कुछ नदी की पानी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाती है जिस पर अधिकार को लेकर 2 राज्यों के बीच विवाद होता है, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद आएगा भी नहीं, इसके आंसर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसे तो महीने नहीं लिखा है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगला हमारा आता है कि भारत की नदियों के प्रदूषण होने के कारण लिखें। भारत की नदियों के प्रदूषित होने के कारण क्या क्या हैं? तो देखिए हमारी जो नदियाँ प्रदूषित है इसके कारण क्या क्या हैं? तो भारत की नदियों के प्रदूषित होने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 बोलिए। पहला कारण है सर कि नदियों में कूड़ा करकट फेंकना, मतलब कूड़ा करकट बहाने से नदियाँ हमारी प्रदूषित हो रही है। दूसरा कारण बताइए, मरे हुए जीवों को नदी में बहाना। हाँ सही में मर जाने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। तीसरा, शहरों की गंदी नालियों को नदी से जोड़ना। हाँ गंदगी हो गया, यहाँ पर गंदी होता, शहर की गंदी नालियों को किसके साथ जोड़ना? नदी के साथ जोड़ना। जोड़ करके शहर का जितना भी गंदा पानी है वो सारा पानी आ जाता है नदी में, जिससे हमारी नदी मतलब दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। कहते हैं जी उत्तर प्रदेश, या तो उस समय ये तो उत्तराखंड में था ना, हाँ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणे के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा
अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में, या आप लिख सकते हैं 1970 के दशक में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों, ठेकेदारों के कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए थे। इस आंदोलन ने पूरे देश को स्वीकार किया। इस आंदोलन को पूरे देश ने स्वीकार किया था। ठीक है, यही हमारा चिपको आंदोलन। आप सबको ऐसे भी पढ़े ही हैं तो इसको आप आराम से लिख देंगे, है ना। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस लिए हुआ था, बस ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। अगला, खनिज की परिभाषा लिखें। खनिज प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिसमें इसके पदार्थ रासायनिक एवं भौतिक गुणों के साथ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। यही है हमारा खनिज की परिभाषा। आपको इतना ही लिखना है, जो सटीक आंसर है वही लिखना है। धात्विक और अधात्विक में अंतर बताइए। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। तो जिस खनिज में धातु है हम उसे कहते हैं धात्विक, और जिसमें धातु नहीं है हम उसे कहते हैं अधात्विक। अंतर बताइए। तो हमारा क्या लिखा है, जल्दी से देखेंगे। धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। धातु, है ना, सबसे पहले धात्विक खनिज को लिखेंगे कि धात्विक खनिज से, यहाँ पर छूट गया है, धात्विक खनिज से धातु प्राप्त होता है। यह कठोर होता है। यह मेरे बच्चे, यह प्राणों में मिलते हैं, इन्हें बनाया जाता है। ये तो गलत बात है। धात्विक खनिज, धात्विक में यहाँ पर गलत टाइपिंग कर दिया गया है, मैंने तो बताया था मेरे बच्चे। नंबर 1 क्या होगा, ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्या लिखना है, धात्विक खनिज के बारे में क्या लिखना है कि धात्विक खनिज से धातु प्राप्त होते हैं। नंबर 1 में धात्विक खनिज से धातु प्राप्त होते हैं। नंबर 2, यह कठोर होते हैं। यह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर इधर लिखना है, इसके बारे में लिखना है। अधात्विक खनिज में क्या लिखना है, अधात्विक खनिज में लिखना है कि इससे धातु, है ना, इससे धातु प्राप्त नहीं होता है, इससे धातु प्राप्त नहीं किया जाता है, और इसकी चमक नहीं होती है। इसकी चमक नहीं होती है ना, इसकी चमक नहीं होती है, याद रखिएगा। और है ना, इसकी चमक नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको दोनों का लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कि लोहे के प्रमुख अयस्क के नाम लिखें। तो लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो लोहे के 3 प्रमुख अयस्क होते हैं, पता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोटाइट। ये तीनों लोहे के अयस्क हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आपको बस ये 3 लिख देना है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर लिखें। तो देखिए, लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर निम्नलिखित है। लोह खनिज के बारे में पहले लिखेंगे। लोह खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं, वे, है ना, वे लोह खनिज कहलाते हैं, है ना। जिस खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं वो लोह खनिज कहलाते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो जिस खनिज में, अगला आता है जैसे लोहा, निकेल, टंगस्टन अयस्क में नहीं। यह मूल मैला में रंग का होता है। यह मूलतः मटमैला रंग का होता है। बच्चों देखो, टाइपिंग गलती इसलिए हुआ है ना, क्योंकि मैं दे करके चला गया था, गलती कर दिया है। यह मूलतः मटमैला, बच्चों मटमैला रंग का होता है। ये सूबेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। ये सूबेदार चट्टानों पाए जाते हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर ये यहाँ पर सूबेदार नहीं होगा, यहाँ पर कुछ दूसरा वरीबेदार या ऐसा कुछ होगा, चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला हमारा आता है कि अलोह खनिज। अलोह खनिज में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, है ना, नहीं पाए जाते हैं। तो जिसमें लोहे, है ना, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं हम उसे अलोह खनिज कहते हैं। जैसे सोना, सीसा, अभ्रक इत्यादि, है ना। ये अनेक रंगों के होते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। ये अनेक रंगों के होते हैं और सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। आप लोग लिख देंगे इतना, यस। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि बॉक्साइट किसे कहते हैं। देखिए, तो बॉक्साइट किसे कहते हैं, तो ये लिखते हैं यह एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट में या रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज होना चाहिए कि बॉक्साइट किसे कहते हैं। तो बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क है जो कि एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क है जो कि एल्युमिनियम का है। इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, एल्युमिनियम, है ना, इससे मुख्य रूप से एल्युमिनियम बनाया जाता है। और इसके साथ साथ हम इससे एल्युमिनियम का बर्तन बनता है ना जी, बर्तन बनता है, सफ़ेद सीमेंट बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। नेक्स्ट हमारा कि रेशेदार फसल किसे कहते हैं, है ना। तो लिखते हैं जी, रेशेदार फसल 4 प्रकार के होते हैं, जूट, सन, प्राकृतिक रेशा, है ना। क्या लिखा, पहला क्या है,
कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे रेशेदार फसल कहलाते हैं। अगला खरीफ फसल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, है ना, उड़द, ये सभी किस में आते हैं? खरीफ फसल में आते हैं। दूसरा आता है रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं? एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यह शीत ऋतु वाली फसल है। इसमें आता है गेहूँ, जौ, चना, मटर, चीनी, सरसों इत्यादि, ये सब आते हैं रबी फसल में। उसके बाद होता है जायद फसल। तो यह मार्च, है ना, यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। यह ग्रीष्मकाल की फसल है। इसमें प्रमुख आता है सब्जी, ककड़ी, कद्दू, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द इत्यादि, है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, जायद में क्या आता है? जितने भी सब्जी होते हैं ना, ये सब सब्जी आते हैं जायद में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। कच्चा माल खरीद करके जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। जैसे गेहूं से चीनी को बनाना, गेहूं से कई प्रकार माफ़ कीजिएगा, गन्ने से चीनी को बनाना और गेहूं से कई प्रकार की खाद्य सामग्री को बनाना। नेक्स्ट हमारा आता है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर बताइए। तो सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर क्या होता है लाडलों? तो सार्वजनिक उद्योग देखते हैं, उस उद्योग को कहते हैं जिसका संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे सेल, SAIL सेल और BHEL भेल, इन दोनों का प्यारे बच्चों सरकार करती है। निजी उद्योग क्या कहते हैं? निजी उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जिसका स्वामित्व सरकार के पास न होकर किसी खास व्यक्ति के पास होता है, जैसे टाटा, बिरला इत्यादि। अगला आता है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBA प्रश्न है। कहते हैं कि जिस उद्योग का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि। और है ना, जिस उद्योग का कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है हम उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे सीमेंट इत्यादि। तो आप समझ गए हैं कि है ना, कृषि आधारित क्या होता है और खनिज क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता लिखें। तो भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? पहले तो प्यारे बच्चों इसका इसका जान लगभग हर देश में फैला, इसका जाल होगा, इसका जाल लगभग पूरे देश में फैला है। यह सबके लिए आसान है, यह सस्ता साधन भी है और यह प्यारे बच्चों सर्वतः, है ना, यह सेवा पूर्णतः सरकारी है। तो यही रेल सेवा के बारे में लिखना है कि यह लगभग पूरे देश में पाया जाता है, यह आसानी से उपलब्ध है, यह सस्ता साधन है और यह पूर्णतः सरकारी है। इतना बात आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि उच्चावच निरूपण से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा कि उच्चावच मानचित्र की एक विधि है जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति को समतल में प्रदर्शित किया जाता है। धरातल में जितनी भी त्रिविमीय आकृति पाई जाती है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, उन सभी को समतल में दर्शाने की एक विधि है, इसका नाम है उच्चावच निरूपण। अगला आता है कि हेस्यूर विधि। क्या आता है? हेस्यूर विधि, याद रखिएगा। तो हेस्यूर विधि से आप क्या समझते हैं? तो हेस्यूर विधि उच्चावच निरूपण की एक ऐसी विधि है जिसमें मानचित्र में छोटी, महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। यह रेखाएं ढाल या जल के बहने की दिशा को दर्शाती है। तो यही हमारा हेस्यूर विधि। हेस्यूर विधि में छोटी, महीन और खंडित रेखाओं का उपयोग किया जाता है। यह रेखा ढाल या जल बहने की दिशा को दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अस्तर रंजन क्या है? अस्तर रंजन विधि क्या है? याद रखिएगा, अस्तर रंजन मानचित्र को रंगने की एक विधि है जिसमें समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से, मैदानी भाग को हरे रंग से, पर्वतीय भाग को बादामी रंग से, बर्फीले भाग को सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है। ये है अस्तर रंजन प्रकार, है ना। तो अस्तर रंजन क्या है? मानचित्र को रंगाने की एक विधि है जिसमें जल भाग को नीले रंग से, सफ़ेद रंग से, है ना, सफ़ेद रंग से बर्फीले भाग को दर्शाया जाता है।
चलिए अब देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा। आपको 5 अंक के प्रश्न आ गए हैं और ये 5 अंक के प्रश्न हमने आपको 2 बताए हैं। 2 में से मैं है ना, विश्वास है मेरे लाडलों कि आपके एग्जाम में 1 प्रश्न पक्के आ जाएंगे। मैंने गेस किया है 2 प्रश्न 5 अंक के है, उसमें से कोई एक रहेंगे। 5 नहीं 4 अंक के होता है ना, ज्योग्राफी कितना अंक का होता है? 4 अंक का। 4 अंक के प्रश्न हैं आपके यहाँ से आ जाएंगे पक्के। प्रश्न ये आएगा कि चावल के भौगोलिक दशाओं को लिखें। यही लिखना है आपको कि चावल के भौगोलिक दशा क्या होता है, यानी चावल उत्पादन में क्या क्या चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा चावल के भौगोलिक दशा कौन कौन सा है ना। सबसे पहले लिखना है तो हमारा आता है कि चावल के भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो सबसे पहला है कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। किसी के भी भौगोलिक दशाएं लिखें, सबसे पहला आपको लिखना है मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है, पहला आता है कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा इसके लिए टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस लगभग होनी चाहिए और वर्षा की मात्रा 125 से लेकर के 200 सीएम तक के बीच होनी चाहिए और इसको तैयार करने के लिए सस्ते श्रमिक की सुविधा होनी चाहिए। और यह फसल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल आदि जगह में होती है। तो इस क्वेश्चन को आप रामबाण समझें और इस क्वेश्चन को पूरा तैयार कर लें कि चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो 2-4 पॉइंट मेरे बच्चे आपको 100% याद कर लेना है, जो कि वही लिखना है। किसी का भी भौगोलिक दशा पूछे आपको लिखना है मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। इसके लिए तापमान ये होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं भी है तो आप कुछ बैठा दें। इसके लिए वर्षा की मात्रा इतना से इतनी होनी चाहिए, सस्ते श्रमिक होनी चाहिए और यह फसल मुख्य रूप से 2-4 जगह का नाम लिख दीजिएगा कि यहाँ यहाँ पाई जाती है। ऐसे तो आप 100% सही याद कर लें बच्चों, लेकिन अगर आपको सही याद नहीं है, अगर आप थोड़े कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो आप गलत लिख भी सकते हैं। जैसे हम आपको आगे बताते हैं। अगला पूछा गया है कि गेहूँ उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को लिखें। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर है गेहूँ उत्पादन के भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 में मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। नंबर 2 तापमान 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच होना चाहिए। नंबर 3 वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और इसे तैयार करने के लिए सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होनी चाहिए। गेहूं उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में होता है। तो इस तरह से आप दोनों को तैयार कर लें, कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। बाकी आप इसका भी तैयार कर सकते हैं। आप लोग अपने घर में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, मकई, गन्ना, चावल, कॉफ़ी का। ठीक है, अपने से लिख दीजिए कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इसके लिए वर्षा की मात्रा इतनी होनी चाहिए, यह मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तो है ना। तो मेरे प्यारे से श्रेणियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए इसको बनाने में मुझे बहुत दिन मेहनत लगा है, लेकिन एग्जाम बहुत करीब। आप लोग कमेंट करे थे सर का वीडियो नहीं दीजिएगा, एग्जाम के बाद दीजिएगा, क्या कीजिएगा। प्यारे बच्चों आप लोग मतलब प्लीज़ है ना, फीलिंग्स को समझो प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को पहले बात तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि हमने जो वादा किया था प्यारे बच्चों पूरा कर दिया। मैंने जो वादा किया था सारा वादा पूरा कर दिया। अब प्यारे बच्चों मेरा कोई भी वादा बचा नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा। मैंने वादा किया था हिंदी खत्म, मैंने कर दिया। मैंने वादा किया था संस्कृत खत्म, मैंने कर दिया। मैंने वादा किया था मेरे बच्चों की ज्योग्राफी वीडियो लाऊंगा, मैं ला दिया। मैंने वादा किया था है ना आपको गैस दूंगा, मैंने गैस दे दिया। मैंने हर चीज़ कर दिया प्यारे बच्चों, मैंने हर चीज़ कर दिया। अब प्यारे बच्चों आप लोग हमें प्यार करते रहें और हम आपको वो वीडियो देंगे जो आपके लिए सीधे एग्जाम के लिए ज़रूरत है बच्चों। ऐसी वीडियो नहीं कि वीडियो नहीं आएगी, आप वीडियो और ज़्यादा आएगी, लेकिन जो आप लोग कमेंट करेंगे वही लाएंगे। मेरा वादा वाला कोई वीडियो बाकी नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतना प्रेम दिया मुझे। बहुत ही जल्दी हमारे 1.31K यानी आप कह सकते हैं 131 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए और भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें। जय हिंद। वीडियो के बारे में 2-4 लाइन लिख दें कि वीडियो कैसा लगा, मेरा मेहनत आपको कैसा लगा। धन्यवाद।